नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। बीपीएससी मेंस वैकल्पिक विषय एलएसडब्ल्यू की अगली कड़ी अर्थात इस सीरीज में हम लोग जो है लेबर लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अर्थात संविधान का संवैधानिक प्रावधान को जो है हम इस वीडियो में देखने का काम करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है हम लोग पहले वीडियो में ये देखने का प्रयास किए थे कि संविधान क्या है, कितने प्रकार का होता है तथा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है। यदि अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उसको देखने का काम करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और इस वीडियो को समझने में आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। संविधान हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत, ठीक है। तो चूँकि हम पाते हैं कि भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लागू होने के बाद जो है विभिन्न प्रकार के जो श्रम विद्वान थे उन्होंने श्रम विद्वान जैसे बीबी गिरी हो गया, एस टी पुणेकर हो गया, आर के दास हो गया, ए एस माथुर हो गया, इन सभी विद्वानों ने क्या किया कि संविधान का जो है अध्ययन करना प्रारंभ किया और अध्ययनोपरांत इन्होंने ये पाया कि जो संविधान है हमारा वो भारतीय श्रमिकों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो है संरक्षित और सुरक्षित जो है करने का काम करता है, ठीक है। यही कारण है कि श्रम विद्वानों ने जो है इसको बताने हेतु 5 प्रकार की जो है दिशा दे करके है इसको बताने का काम किया, जिसमें पहला था कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के आधार पर इन्होंने संविधान को श्रमिकों के हित में बताने का काम किया। वहीं दूसरा जो है मौलिक आधार के अंतर्गत श्रम संबंधी प्रावधान को बताने का काम किया। तीसरा जो था वो था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने श्रमिकों संबंधी प्रावधान को बताने का काम किया। चौथा तो था वो वैधानिक शक्तियों का विभाजन कर जो है श्रम संबंधी प्रावधान को बताने का काम किया। और अंतिम 5वां जो था वो श्रम कानून का प्रशासनों को जो है बता करके जो है श्रम संबंधी प्रावधानों को जो है बताने का काम किया। चलिए हम लोग इसमें एक एक कर विश्लेषित ढंग से देखने का इसको हम प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम जो है हम देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट के अंतर्गत जो है श्रम विद्वानों ने जो है क्या कहा, ठीक है। तो चूंकि कल्याणकारी राज्य का मतलब ही होता है कि जो है वर्तमान समस्याओं को दूर कर और समाजवादी समाज की स्थापना करना। तो वर्तमान समस्या क्या थी, जो थी सुरक्षा संबंधी समस्या हो गई, स्वास्थ्य संबंधी, बिजली संबंधी, पेयजल संबंधी, आवास संबंधी, मनोरंजन संबंधी समस्या। तो ये इसी समस्या को हम लोग बेसिक समस्या या आधारभूत समस्या भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी कारण हम देखते हैं कि संविधान के प्रस्तावना में जो है कल्याणकारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है तथा श्रम कानूनों के तहत जो है कुछ मूलभूत कानून भी लाए गए हैं, ठीक है। जैसे कारखाना अधिनियम 1948 हुआ, इसके में जो है स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण की व्यवस्था की गई है। दूसरे तरफ जो है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 2005 को इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें जो है छटनी और बंदी की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात की गई, ठीक है। वहीं अगर हम समाजवादी समाज की बात करें तो इससे तात्पर्य ये होता है कि संसाधनों का समान वितरण करना, ठीक है ना। समाज के अंदर एक संसाधनों का क्या करना, समान वितरण करना, अर्थात हर एक नागरिकों के बीच जो है एक समान भाव रखना। यही कारण है कि जो है उद्योग में जो है श्रमिकों के संरक्षण हेतु जो है नियोजक के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जो है बोनस, महंगाई भत्ता में जो है वृद्धि करने की बात की गई, ठीक है। तथा इसी को कानूनी रूप देने के लिए जो है बोनस अधिनियम 1965 को जो है पारित करने का काम किया गया, ठीक है। अगर हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत श्रम संबंधित प्रावधानों को देखने का काम करें तो हम पाते हैं कि चूंकि मौलिक अधिकार का वर्णन जो है आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। तो
किया गया है, जिसमें समानता का अधिकार का वर्णन 14 से 18, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन 23 और 24 में किया गया है। समानता की यदि हम बात करें तो हम पाते हैं कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो है विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, अर्थात कमज़ोर जो श्रमिक है को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि उसके साथ गलत होने पे वो न्यायालय जा सकता है। तो यही कारण है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की इसके तहत व्यवस्था की गई। आर्टिकल 15 में जो है भेदभाव पर रोक की बात करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इससे हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, लिंग या प्रजाति को हो, ठीक है ना, उसको अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उसको कार्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। वहीं अगर हम आर्टिकल 16 अर्थात अवसर की समानता की बात करें तो जो सरकारी नियोजन होगा, कारखाना होगा या खान होगा या कोई भी अन्य प्रतिष्ठान होगा, उसके अंतर्गत जो है समान रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो है श्रम संबंधी प्रावधान की बात की जा रही है। ठीक है, आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत करने की बात कही गई है। मतलब वैसे श्रमिक जो निम्न जाति का है वे स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के साथ साथ जो है इनके बच्चे को भी समुचित शिक्षा सुविधा प्रदान करने की जो है इसमें बात कही गई है। ठीक है, वहीं अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार का बात करें जिसका वर्णन जो है आर्टिकल जो है 19 से लेकर 22 के अंतर्गत जो है किया गया है, तो इसमें हम देखते हैं कि श्रमिक को जो है अपने नियोजक के विरुद्ध बोलने और अपना विचार प्रकट करने का भी अधिकार जो है क्या है प्राप्त है। उद्योग के अंतर्गत श्रमिक अपनी समस्याओं पर विचार करने हेतु एक नियोजक से अपनी मांग को मनवाने हेतु शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने के लिए भी वो स्वतंत्र है। श्रमिकों को जो है संघ बनाने का भी अधिकार है। उसके बाद जो है भारतीय श्रमिक देश के अंतर्गत जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार हेतु स्वतंत्रतापूर्वक आ जा सकते हैं। तो इन्हीं सारी सुविधाओं को ध्यान में रख करके जो है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को लाया गया। ठीक है, वहीं अगर हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो इसका वर्णन आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने हेतु जो है बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है श्रम संबंधी प्रावधानों को जो है देखने का काम किया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो है श्रम संबंधित प्रावधान क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 38 चूँकि में कहा गया है कि श्रमिक भी देश के नागरिक है, अतः वह श्रमिक कल्याण का कार्य भी किया जाए। ठीक है, आर्टिकल 39 में जो है निम्न बातों को समाहित किया गया है कि पहला जो है श्रमिकों को जो है जीविकोपार्जन हेतु कार्य करने का अधिकार दिया जाए। नियोजक के आय को कम करके जो है श्रमिकों की मजदूरी को जो है बढ़ाने का प्रयास किया जाए। देश की संपत्ति को कुछ लोगों के हाथों में जो एकत्रित नहीं होने देना है। एक प्रकार के कार्य में जो है नियोजित व्यक्तियों को लिंग, जाति या स्थान के आधार पर अलग अलग मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो इन्हीं सारी बातों को लेके जो है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को लाया गया। अब देखिए इस आर्टिकल 39 में और भी कुछ बातें कही गई हैं, जैसे श्रमिकों की स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात कही गई है, महिला, बच्चों, युवाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण से संबंधित कार्य भी करने की बात कही गई है। तो यही कारण है कि इन हेतु भी जो है सुरक्षा अधिनियम 2013 को जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि आर्टिकल 41 के तहत जो है आकस्मिक स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। इस हेतु जो है अनेक अधिनियम लाए गए, जैसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, वृद्धावस्था भरण पोषण अधिनियम 2008 लाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 42 में जो है
के अंतर्गत कहा गया कि जो भी नियोजित व्यक्ति की कार्य की दशा होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है कारखाना अधिनियम और खान अधिनियम को लाया गया। उसके बाद जो है इसमें ये भी कहा गया है कि कार्यकारी महिलाओं को जो है मातृत्व लाभ देना चाहिए। तो यही कारण है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 को भी लाया गया। उसके बाद जो है आर्टिकल 43 में जो है कहा गया कि जो है सरकार प्रयास करेगी कि नियोजित व्यक्ति को जो है जीवन निर्वाह मजदूरी प्राप्त हो तथा उनके जीवन स्तर में क्या हो, सुधार हो। तो यही कारण है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को लाया गया। फिर जो है आर्टिकल जो है 43A के तहत जो है ये कहा गया कि सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे जो है किसी भी उद्योग के प्रबंधन के कार्य में जो है श्रमिकों को भी जो है भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम लोगों ने अभी तक ये देखा। अब देखते हैं कि आर्टिकल 47 के तहत इन्होंने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य एवं प्रोटीन युक्त भोजन की व्यवस्था की। इस हेतु गांव स्तर पर पीएचसी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी खोला गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है श्रमिक श्रम संबंधी प्रावधानों को देखने का प्रयास विभिन्न आर्टिकल के माध्यम से किया। अब हम देखते हैं कि वैधानिक शक्तियों का विभाजन कर जो है कैसे जो है श्रमिकों को जो है संरक्षण हेतु प्रावधान किया गया। तो इस हेतु हम देखते हैं कि संविधान के अनुसूची 7 के अंतर्गत जो है वैसे सभी विषय वस्तु को शामिल किया है जिन पर कानून बनाने की आवश्यकता होती है। इसे 3 भागों में वर्गीकृत देखा गया है। एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जहाँ तक संघ सूची की बात है तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय विषय पर कानून बनाए जाते हैं, जैसे खान तेल क्षेत्र, पतन, बंदरगाह, रेलवे, डाक सेवा, तार, टेलीफोन इत्यादि। 1 से अधिक राज्यों के विवाद भी सुलझाए जाते हैं। राज्य सूची में जो है उद्योग से राहत और बेरोजगारी की राहत। समवर्ती सूची में जो है श्रम संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंधित जो है कारण, वृद्धावस्था पेंशन और भविष्य निधि की बात की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान है वो हमारे समवर्ती सूची में रखा गया है ताकि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के जो है इस पे जो है कानून बना सके। ठीक है, उसके बाद श्रम कानूनों का प्रशासन के स्तर पर देखें तो आर्टिकल जो है आपका 257 और 256 केंद्र सरकार द्वारा जो है राज्य सरकारों को श्रम कानूनों के प्रशासन से संबंधित भी जो है दिशा निर्देशित देने का काम करती है। वहीं आर्टिकल जो है 258 के तहत केंद्र सरकार श्रम कानूनों के अंतर्गत कार्यान्वयन करने के लिए अपने प्रतिनिधि या पदाधिकारी को जो है अधिकार भी प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है लेबर लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अर्थात संविधान का संवैधानिक प्रावधान को जो है इस वीडियो में जो है हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। अगली कड़ी में जो है हम इसके अगले टॉपिक को लाने का काम करेंगे। अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद होती है तो आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बने और हमारे चैनल के साथ आप लोग जो है बने रहें। धन्यवाद।